नमस्कार, जोश होश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और रुख करते हैं उन खबरों का जो आज बनी बड़ी सुर्खियां। और सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि झांकेंगे उन खबरों के अंदर की खबर को भी। आज की यदि बात करें तो सियासत में एक बड़ा मुद्दा छाया रहा और वो था अमीर और गरीब का। कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया, बीजेपी ने लपक लिया और शुरू हो गई इस पर जमकर सियासत। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक जी। अशोक जी, मुद्दा लपका और उस पर कैंपेन तक शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, मुद्दा लपका और उस पर कैंपेन शुरू इसलिए कर दिया क्योंकि भाजपा ये चाहती है कि कांग्रेस जिस इशू को लेकर मैदान में उतरी हुई है उस इशू से थोड़ा सा फोकस हटाया जाए। इशू टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ जो था वो पब्लिक को थोड़ा सा अपील कर रहा था और पब्लिक उस सेंटीमेंट में आ रही थी, इसलिए भाजपा के लिए ज़रूरी हो गया था कि कुछ नया लेके आए। और किस्मत की बात है कि कांग्रेस ने खुद उनको ये मौका दे दिया। यदि हम मुद्दों की बात करें चुनाव में तो कई मुद्दे थे। कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था, दल बदल का मुद्दा था, इसके अलावा रोजगार विकास जैसे बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ऐन मौके पर, ऐन वक्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव के चंद दिन बचे हैं, इसमें सरकार को या कह सकते हैं बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया अमीर गरीब का, और शिवराज ने उस मुद्दे को बेहतर खेलना शुरू कर दिया, एक कैंपेन शुरू किया। क्या नाम दिया उस कैंपेन को, उसका कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, पूरी भाजपा ने आज एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी हूँ शिवराज। ये बिल्कुल उसी तर्ज पे है जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया था, जिस उसके बाद पूरी भाजपा ने एक कैंपेन शुरू कर दिया था, मैं भी चौकीदार। और उस मैं भी चौकीदार का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था उनको। उसी तर्ज पर अब एमपी भाजपा ने ये कैंपेन शुरू किया है, अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज। सियासत में इस तरह के इमोशनल कार्ड खेले जाते हैं अशोक जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, इससे क्या विकास हो जाएगा? इससे क्या जो मध्य प्रदेश की छवि रही है बीमारू राज्य की, उससे बाहर आ जाएगा मध्य प्रदेश? क्या आम जनता इसको समझती नहीं है क्या? जी देखिए, ये जो उपचुनाव है 28 सीटों पे जो होने जा रहे हैं, ये मैक्सिमम सीट्स रूरल एरियाज़ में, और वहाँ ग्रामीण जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, आप सारी समस्याओं को काउंट कर सकते हैं, सड़क, बिजली, पानी, खेती बाड़ी, सारी समस्याएं। पर मुद्दा यह है कि यदि उन समस्याओं को हाईलाइट करेंगे, उन समस्याओं को फोकस करेंगे, तो सबसे बड़ी उंगली किस पे उठेगी? 15 साल के शासन पे, ना कि 5 महीने के शासन पे। वहाँ भाजपा ऑलरेडी बैकफुट पे आ जाएगी। इसलिए कोशिश ये है कि बजाय विकास और वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो इश्यूज़ हैं उन पर फोकस करने के, हम कुछ ऐसा इमोशनल कार्ड खेलें जो पब्लिक उस फ्लो में बह जाए, भावनाओं में बह जाए और वो सारी चीज़ें गौड़ हो जाए। बिल्कुल, शिवराज का कहना है कि वो गरीब हैं। आश्चर्य वाली बात है, कैसे गरीब हैं? संबल का घोटाला हो गया। यदि हम बात करें अन्य घोटालों की तो लंबी फहरिस्त थी 15 साल के शासन में। ये भी आरोप लगता था शिवराज पे कि जमकर इवेंट करते हो, करोड़ों रुपए उसमें बहाए जाते हैं। ये भी आरोप लगा कि शिवराज जमकर हवाई यात्रा करते हैं, उस पर करोड़ों का खर्च होता है। अब आश्चर्य की बात यह है कि आप जब गरीबों की बात कर रहे हैं, जब आप मजबूरों की बात कर रहे हैं, तो कैसे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे? क्या ऐसा ही होते हैं गरीब? जी बिल्कुल, आप 2014 का लोकसभा चुनाव भी देखें तो भाजपा का जो कैंपेन था वो हाईटेक कैंपेन था और उसमें बेतहाशा खर्च हुआ था। और अभी भी आप देखें तो जो विधानसभा चुनाव चल रहा है और उपचुनाव आया है, यहाँ कहा जा रहा है कि विधायकों को बहुत मोटी रकम देके खरीदा गया है। तो गरीबी जैसे हालात हमारे राजनेताओं के लिए या पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो ये आम जनता नहीं समझेगी। अशोक जी, आप बताइए ना, यदि आप ये बोल रहे हैं, आप ही ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए देकर सरकार गिराई गई, ये भी सामने आ रहा है करोड़ों रुपए देकर चुनाव प्रचार हो रहा है, आप फिर गरीब कह रहे हैं। आम जनता क्या आंखों में बिल्कुल पट्टी बांध के बैठी है क्या? देखिए, विडंबना यही है कि जब चुनाव आता है तो कुछ एक ऐसे इश्यूज लाए जाते हैं या उनको कहते हैं कि ज़बरदस्ती उन पर फोकस किया जाता है, जिससे हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे होने चाहिए, वो गौड़ किए जाएं और जनता को, वोटर्स को भावनाओं में बहाया जाए। और ये भाजपा बहुत अच्छे से करती आ रही है। और ये जो आज आप कह रहे हैं अमीरों वर्सेस गरीब का जो इशू राइज हुआ है, ये बिल्कुल वही लाइन है जहाँ इमोशनल कार्ड खेलकर वोट को कैश कराना है। यानी कि ये कहा जा सकता है कांग्रेस का बैकफायर। बिल्कुल, कांग्रेस का बैकफायर, और कांग्रेस हमेशा से ये करती आ रही है। आप पिछले 8-10 साल को देखें तो ये कांग्रेस बराबर करती आ रही है। आपको याद होगा गुजरात में बहुत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में बहुत कांटे की फाइट थी। मुझे तो ये भी याद है कि 3 दिन पहले जब शिवराज घुटनों के बल बैठे थे, हालांकि उनका ये कहना था कि जनता मेरी भगवान है और जो उनका एक सुर रहता है वो पूरा सुर लगा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस ने उसमें भी मात खाई थी, फिर दूसरा मौका दे दिया। बिल्कुल, कांग्रेस ने वहाँ भी मात खाई थी। देखिए,
होता क्या है कि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो मुद्दों पे नहीं है, वो अनर्गल बयानों से भाजपा को मौका दे रहा है। यस, तो यानी कि खबर ये है, मैं भी हूँ शिवराज, गरीब का मुद्दा, अमीर का मुद्दा यहाँ चल रहा है, लेकिन खबर के अंदर की खबर ये है, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है सत्ता में बने रहने के लिए। विधानसभा उपचुनाव में आज बीजेपी ने कुछ रथ रवाना किए हैं। ये रथ पूरी तरह से हाईटेक हैं, जो 28 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जमकर करेंगे प्रचार। मेरे साथ जुड़े हुए विकास जी। विकास जी, कहाँ जाएंगे ये रथ, किस तरह से होगा प्रचार और क्या होगा खर्चा उसका? देखिए, आज शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पूरी टीम के साथ भोपाल के प्रदेश कार्यालय से जो रथ हैं वो सभी 28 विधानसभा चुनावों के लिए रवाना किए हैं। ये डिजिटल एक उनका कैंपेन के तहत किए गए हैं और ये इन रथों पे पर डे का खर्चा 1 लाख रुपए के आसपास है। और उस पे गाना बजेगा या संदेश दिया जाएगा, मैं भी हूँ गरीब? हाँ, मैं भी हूँ शिवराज। मैं भी हूँ शिवराज का गाना बजाया जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कशन किया है कि मैं भी हूँ गरीब वाला मुद्दा बीजेपी बहुत तेजी से उठा। गरीब होना कोई गुनाह नहीं। लेकिन आपको एक और खबर बताते हैं। खबर के अंदर की खबर यह भी है कि जो रथ हैं वो रवाना तो हो गए, लेकिन रथ पे महाराज नहीं थे। कहाँ गए साहब? जी बिल्कुल, रथ हाईटेक रथ रवाना होने थे, चुनाव प्रचार के लिए जाने थे, पर चुनाव प्रचार में पहुंचने से पहले ही विवादों में आ गए, क्योंकि जो रथ बने हुए हैं उन पे शिवराज छाए हुए हैं, लिखा हुआ जो स्लोगन दिया है शिवराज है तो विश्वास है, और साथ में फोटो जो है वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस रथ से गायब है। शायद इसलिए भी क्योंकि यदि हम ग्वालियर चंबल संभाग में बात करें या कहीं भी बात कर ले, 28 क्षेत्रों में नाराजगी ज़्यादा है दल बदल को लेकर आम जनता के बीच। यही बड़ी वजह रही कि उनको दरकिनार किया गया, या बीजेपी के अंदर खाने कुछ खदबदा रहा है? जी हम कह सकते हैं कि ये वजह हो सकती है, पर जो भाजपा ने सफाई दी है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम केवल प्रोटोकॉल के तहत सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का फोटो यहाँ यूज़ कर सकते हैं और नेताओं का नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप चेहरा तो सिंधिया को बना रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, और खुद सिंधिया भी ये कह रहे हैं कि ये चुनाव मेरे नाम पर है, मैं लड़ रहा हूँ। जी बिल्कुल, बात यही है कि जब आप सिंधिया को चेहरा बनाकर रखे हुए हैं, पहले दिन से बना कर रखे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा सीटें चंबल संभाग में है, तो वहाँ 16 सीटों पर चुनाव है, तो वहाँ आप सिंधिया के फोटो को दरकिनार नहीं कर सकते। अब ये क्यों किया गया है? या तो इसके पीछे बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स है, जहाँ वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत ज़्यादा हाइप देना नहीं चाहते हैं, या ये लगने लगा है कि नाव डूब जाएगी तो इसलिए दरकिनार करो चेहरा। या बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया है? टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ पर, और ये नारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगेंस्ट है। इसलिए हो सकता है कि एक प्रोटोकॉल की आड़ लेके सिंधिया की फोटो को वहाँ से हटाया। बिल्कुल आड़ जरूर ली गई है। उसकी एक बड़ी वजह यह कही जा सकती है कि ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी प्रभाव है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और इस बार तो निस्संदेह बेशक काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसे में उनको रथों पर जगह ना मिलना संदेह जरूर खड़ा करता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने खत बता रहा है। सियासी खबरों के बीच एक बड़ी प्रशासनिक खबर आ रही है, और वो है दतिया से। दतिया के कलेक्टर को बदल दिया गया है। विजय दत्ता होंगे अगले कलेक्टर। क्या वजह, धर्मेंद्र बताएंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो भी मतलब निर्वाचन अधिकारी होता है उसकी प्रेजेंटेशन करता है। ऑफिशियली रूप से बताया जा रहा है कि विजय दत्ता को इसलिए भेजा गया है कि संजय कुमार जी चुनाव आयोग के सामने प्रेजेंटेशन सही से नहीं कर पाए। लेकिन और दूसरे कारण भी इसके बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी जो हाल ही में भांडेर में सभा हुई थी कांग्रेस की, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे कमलनाथ जी की सभा में, तो कमलनाथ पर केस करवाने में और उनके कार्यकर्ताओं को पर केस करवाने में कलेक्टर साहब का बहुत ज़्यादा दबाव था। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि जब एक विपक्षी दल इस तरह से आरोप लगा रहा है तो इसको चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही सामान्य प्रशासन विभाग ने हटाया है। तो बीजेपी को एक झटका माना जा सकता है या ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग जो है वो एक, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि आपस में कुछ चल रहा था। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही थी निरंतर कि बीजेपी के दबाव में कलेक्टर साहब काम कर रहे हैं। क्योंकि सभा तो बीजेपी भी कर रही, तो फिर उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जा रहा, हम पर क्यों किया जा रहा है? तो चुनाव आयोग एक पारदर्शी संस्था माना जाता है और निष्पक्ष काम करने के लिए जाना जाता है। तो चुनाव आयोग ने सिफारिश की कि इस कलेक्टर को हटाया जाए। चुनाव आयोग का बड़ा कदम कहा जा सकता है। कलेक्टर बदल दिया गया है। विजय दत्ता होंगे अगले कलेक्टर। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कि जल्द ही मध्य प्रदेश में चलने वाली निजी बसों के
चक्के हैं वो थम सकते हैं। और जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि आम जो लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्या कुछ है खबर, और खबर के पीछे की खबर बताएंगे विकास जी। विकास जी बताइए। दरअसल पिछले 6 महीने के लगभग लॉकडाउन चला है, उसमें बसें चली नहीं। अनलॉक 4 में सरकार ने बसें चलाने की अनुमति दी थी और अब पूरा 1.25 महीने के आसपास हो चुका है बसों को सड़कों पर दौड़ते हुए, लेकिन वो यात्रियों के लिए तरस रही है। दूसरी तरफ पहले ऑपरेटरों ने मांग की थी कि 6 महीने का लॉकडाउन था, हमें टैक्स में रिबेट दिया जाए। सरकार ने लगभग 200 करोड़ का टैक्स माफ़ कर दिया। अब बस ऑपरेटर डिमांड कर रहे हैं कि इस समय सड़कों पर 350 बसें दौड़ रही हैं, लेकिन उनमें से 150 घाटे में चल रही हैं। तो उनका कहना यह है कि इस घाटे की भरपाई के लिए हमें कुछ रूटों पर किराया बढ़ोतरी की इजाज़त दी जाए। अब सरकार अभी पूरी तरह से चुनाव में लगी है, तो वो बस ऑपरेटरों की बातों पर ध्यान देने का उनके पास समय ही नहीं है। ऐसे में त्योहारी सीजन है और जनता की फजीहत हो रही है। बिल्कुल, सरकार अभी चुनाव में व्यस्त है और जाहिर तौर पर कहा जा सकता है यदि इसी तरह की स्थिति रही तो आम जनता को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए खबरों में रुख कर लेते हैं अब खेल का। IPL जारी है और सफ़र आधा हो चुका है। क्या निमिष, कैसा रहा ये आधा सफ़र और अब आगे क्या? जैसा कि हमने देखा है कि 2020 जो है वो उलटफेर का साल है। 7 मैच मतलब आधा IPL लगभग ख़त्म हो गया है और इस बार हमने देखा है कि जो टीम पहले टॉप पर हुआ करती थी, चेन्नई सुपर किंग, वो एकदम नीचे है। रॉयल चैलेंजर्स की बहुत खिल्ली उड़ाई जा रही थी। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था सोशल नेटवर्किंग पे कि अगर विजय माल्या RCB की जगह JCB लेते तो ज़्यादा कमाई करते। तो इस चीज़ को RCB ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और आज लगातार दूसरे नंबर पर बनी हुई है। यानी कि आगे के मैच बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर हम IPL का इतिहास उठा के देखें तो चेन्नई सुपर किंग ऐसा कई दफ़ा कर चुकी है कि शुरू के लीग मैचेस में वो आखिरी में रहती है, लेकिन जो आखिरी के लीग मैचेस होते हैं उनमें वो लगातार मैच जीत के टॉप पर बन के और जीत भी जाती है। चलिए आप भी देख रहे होंगे तो एंजॉय करिए। और निमिष ने मास्क इसलिए उतारा है क्योंकि वो अभी खबर बता रहे थे, लेकिन आप मास्क का प्रयोग जरूर करते रहिए क्योंकि कोरोना से बचाव सिर्फ इसी से हो सकता है। और फिलहाल खबरों में हम लेते हैं विराम, लेकिन यदि आप देखना चाहते हैं खबरों के अंदर की खबर तो देखते रहिए जोश होश। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon